रीजनिंग पे। ठीक है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव और एब्डक्टिव रीजनिंग। हमने इनका थोड़ा सा इंट्रो देख लिया था, बट हमने ये नहीं देखा था कि हमारे पास हमसे रिलेटेड मेडिसिन में और मेडिकल फील्ड में हमें बेसिकली ये कैसे यूजफुल है। ठीक है। तो अब हम पहले देखेंगे हमारे पास रीजनिंग जो है उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। फिर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उनकी मेडिकल एग्जाम्पल और उनके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन हमें तो पहले पता, बट हम अगेन रीड कर लेते हैं। ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट्स विद जर्नल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस एंड एग्जामिन पॉसिबल टू रीच स्पेसिफिक लॉजिकल कंक्लूजन। ठीक है। हमारे पास एक जर्नल स्टेटमेंट होती है और हम कोशिश करते हैं कि उससे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ जाएं। डिडक्टिव का मतलब होता है किसी चीज से डिडक्ट करना। जनरल स्टेटमेंट एक बड़ी स्टेटमेंट होती है, हम उसमें से चीजें माइनस माइनस करते करते एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग होगी जिसमें हम एक जर्नल स्टेटमेंट या एक जर्नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको असेस करेंगे और एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट हमारी कंक्लूजन होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी बात को उन्होंने आसान वर्डों में कहा है कि इट मूव्स फ्रॉम जर्नल प्रीमिस टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, यही बातें जो हमने डेफिनेशन में लिखी हुई है ना, उन्हीं को हमने थोड़ा जो है वो स्पेसिफिक करके करेक्टरिस्टिक में बता दिया। तो अगर आपसे पूछे जाए कि डिडक्टिव रीजनिंग के करेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला ये कि जर्नल टू स्पेसिफिक जाएगा। ठीक है। जर्नल आइडिया से स्टार्ट होगा और एक स्पेसिफिक जो है वो आपके पास इंस्टेंस की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है हमें क्या बात पता होती है इसमें। इफ प्रीमिसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। यानी हमने जिन बातों को बेस बना के अपनी बात प्रेजेंट किया है ना, अगर वो बातें करेक्ट हैं तो अल्टीमेटली हमारी कंक्लूजन भी करेक्ट होगी। यानी अगर हमारी जर्नल स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो अल्टीमेटली हमारी कंक्लूजन भी करेक्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता आपकी जर्नल स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट और आपकी कंक्लूजन करेक्ट ना हो। ठीक है। तो आप जिस जर्नल स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे उससे अगर सही कंक्लूजन बनाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी कंक्लूजन भी ट्रू होगी। अब नेक्स्ट है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो। ठीक है। आपके पास एक जर्नल स्टेटमेंट है, कट 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 करके अपनी बातों को शॉर्ट करके आप अल्टीमेटली जो है वो एक ब्रॉड जर्नलाइजेशन से एक स्पेसिफिक बात की तरफ चले जाते हो। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ऑल पेशेंट विद वायरल इन्फेक्शन विल हैव एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल काउंट। ठीक है। ये हमारे पास एक जर्नल स्टेटमेंट है कि जितने भी लोगों को वायरल इन्फेक्शन होता है ना, उनके जो WBCs हैं वो बड़े होते हैं। ये हमारे पास एक जर्नलिस्ट की जो है वो एग्जाम्पल है। अब ये हमारे पास एक जर्नल स्टेटमेंट है, एक ब्रॉड स्टेटमेंट है। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हम कहेंगे पेशेंट एक्स हैज अ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट एक्स है, उसका कोई भी नाम ले लो, तहरीम ले लो, आमना ले लो, जीनत ले लो, कोई भी पेशेंट मेरे पास आया है, उसको हमने अपनी जो है वो आसानी के लिए पेशेंट एक्स उसको नाम दे दिया। अब पेशेंट एक्स को भी वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर हर पेशेंट जिसको वायरल इन्फेक्शन होता है उसके WBCs बड़े होते हैं, तो पेशेंट एक्स जिसको वायरल इन्फेक्शन है उसके भी WBCs बड़े होने चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी एक जर्नल कंक्लूजन से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ चले गए। तो अब मैं कहूंगी कि मेरा जो पेशेंट पेशेंट एक्स है उसके भी WBCs का लेवल बढ़ा होना लाजमी है, क्योंकि हर वायरल इन्फेक्शन वाले पेशेंट के WBCs बड़े होते हैं, तो मेरे पेशेंट के भी बड़े होंगे। ठीक है। तो मैं एक जर्नल जो है वो स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ आ गई। ओके। अब इसके हमने डेफिनेशन देख ली, कैरेक्टरिस्टिक देख ली और एग्जांपल देख लिया। अब इससे रिगार्डिंग हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो हमारे पास क्या है। डिडक्टिव रीजनिंग रिलायबल होती है जब जर्नल प्रीमिसेस आपके पास वेल एस्टेब्लिश फैक्ट्स हो। यानी अगर आप जो है वो आपकी जो जर्नल आपने जो प्रीमिसेस बनाई है, यानी जो आपने जर्नल स्टेटमेंट बनाई थी ना, अगर वो जर्नल स्टेटमेंट कोई वेल एस्टेब्लिश फैक्ट की बेस पे, यानी
इसका आम लफ्जों में मतलब ये है कि अगर आपकी जर्नल स्टेटमेंट करेक्ट है तो अल्टीमेटली आपकी डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो रिलायबल होगी। रिलायबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पे यकीन किया जा सके, अगर हम उस पर रिपीटेडली टेस्ट परफॉर्म करें तो हर बार वो सेम रिजल्ट है, ठीक है। ये किसी भी चीज की रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, कि आप जब एक ही चीज को बार बार परफॉर्म करो तो वो हर बार आपको सेम रिजल्ट है, अगर डिफरेंट रिजल्ट देगी तो वो रिलायबल नहीं होगी, आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। तो डिडक्टिव रीजनिंग आपके पास तब रिलायबल होगी जब आपकी जर्नल प्रीमिसेस वेल डिफाइंड और इस्टेब्लिश फैक्ट पे बेस्ड होंगी। नेक्स्ट है आपके पास ओपन यूज इन डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम्स वेयर गाइडलाइन डायरेक्ट डॉक्टर्स टू कंसीडर स्पेसिफिक पॉसिबिलिटीज बेस्ड ऑन सिम्टम्स, ठीक है। हम करते क्यों है डिडक्टिव रीजनिंग, आगे हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग आएगी, उससे आगे हमारे पास जो है वो एबडक्टिव रीजनिंग आएगी। तो हमारे पास हम जो डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और एबडक्टिव रीजनिंग है, हम अपनी मेडिसिन में इनको पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए ताकि हम जो है वो जर्नल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक पॉसिबिलिटीज की तरफ जा सके। हमारे पास पेशेंट में कोई सिम्टम्स है, हम ये जानना चाहते हैं कि उसको पॉसिबली क्या इन्फेक्शन हो सकता है, पॉसिबली क्या मसला हो सकता है, तो हम डिडक्टिव, इंडक्टिव और एबडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। अब आ जाते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन की तरफ। इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व मेकिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस और केसेस। पहले हमने क्या किया था, हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आए थे, अब हम स्पेसिफिक से जो है वो जर्नल की तरफ जाएंगे, यानी हम एक बड़ी स्टेटमेंट बनाएंगे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से, ठीक है। इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस टू अ जर्नल कंक्लूजन। आप एक छोटी सी स्टेटमेंट से एक बड़ी स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हो। इंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज को ऐड ऑन करना। तो इंडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग होगी जिसमें आप छोटी छोटी चीजों में ऐड ऑन करके एक बड़ी सी स्टेटमेंट बना दोगे, एक जर्नल स्टेटमेंट बना दोगे, ठीक है। तो ये होती है आपके पास इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग के भी हमने करेक्टरिस्टिक देखते हैं, जिस तरह ऊपर थे वैसे ही हमारे पास नीचे भी है। सबसे पहले हमारे पास है स्पेसिफिक टू जर्नल, वो जर्नल टू स्पेसिफिक थी, अब ये स्पेसिफिक टू जर्नल है। स्टार्ट विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ अ ब्रॉडर कंक्लूजन। ब्रॉडर मीन जो आपके पास ज्यादा वास्ट हो, ज्यादा बड़ी हो और ज्यादा चीजों को कवर कर सके, वो आपके पास ब्रॉडर जर्नलाइजेशन या ब्रॉडर कंक्लूजन होती है। तो आपके पास एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगी और आपके पास ब्रॉड जर्नलाइजेशन की तरफ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी की आम लफ्जों में आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास किसी चीज के होने के चांसेस कितने हैं। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन है, आप उसको छालते हो, आप देखना चाहते हो हेड या टेल, यानी आप दो दोस्त हो, आप कहते हो मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा, उसके लिए आप जो है वो कॉइन टॉस करते हो। कॉइन की चारों दो साइड है, एक हेड साइड है और एक टेल साइड है। तो अब जब आप कॉइन टॉस करते हो तो हेड आने के चांसेस कितने परसेंट है और टेल आने के चांसेस कितने परसेंट है, ठीक है। तो आपका 50-50 दोनों के चांसेस होते हैं। आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है कि हेड आ सकती है और इक्वल ही प्रोबेबिलिटी होती है कि टेल आ सकती है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर एक चीज की प्रोबेबिलिटी 50 है तो दूसरी की भी 50 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है प्रोबेबिलिस्टिक। वो कहते हैं कंक्लूजन में नॉट बी सर्टेन बट आर लाइकली बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस। यहाँ वो ये बात कर रहा है कि हमारे पास जो इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास कंक्लूजन आती है ना, वो कंफर्म नहीं है कि वो ऐसे ही होंगे, बस वो एक ऑप्शन है, एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे हो सकता है, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ अपनी बात, कि आपके पास जो इंडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन या फाइनल स्टेटमेंट आती है ना, वो सर्टेन नहीं होती। सर्टेन का मतलब है जो चीज कंफर्म है कि होनी ही होनी है। वो कहते हैं कि कंक्लूजन जो हम इंडक्टिव रीजनिंग से निकालते हैं वो सर्टेन नहीं होती, बल्कि वो प्रोबेबिलिस्टिक होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा ना भी हो, ठीक है। बस एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद हो जाए। तो वो कहते हैं कंक्लूजन में नॉट बी सर्टेन बट आर लाइकली बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एविडेंस। हमारे पास पहले थोड़ा एविडेंस था तभी हमने कंक्लूजन बनाई, यानी पहले ऐसा हो चुका है, बट सर्टेन नहीं है कि इस बार भी सेम ऐसा ही होगा। आपने कॉइन टॉस किया, एक दफा हेड आ गया, बट आप 100% श्योर नहीं हो कि नेक्स्ट टाइम टॉस करोगे तो भी हेड ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रोबेबिलिस्टिक होती है। नेक्स्ट है आपके पास बॉटम अप अप्रोच।
ऊपर वाली क्या थी, टॉप डाउन अप्रोच, ये है बॉटम अप। यानी आप बेस लाइन पे हो और आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आपके पास एक पॉइंट था, एक स्पेसिफिक बात थी, आपने उसमें ऐड ऑन करके उसमें एक जर्नल स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा कंक्लूजन आर inferred from pattern observed in the data। आपके पास दो तीन पेशेंट्स का डेटा था, आपने उसमें देखा और उसको जो है वो जर्नलाइज कर दिया कि जी सब पेशेंट्स में ही ऐसा होगा, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद नेक्स्ट पेशेंट में ऐसा हो, शायद ना हो। अब इसकी मेडिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि बेसिकली क्या जो है वो कहना चाह रहे हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग में। हमारे पास सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन वन, ठीक है। हमारे पास एक था पेशेंट ए, ठीक है, हु इज स्मोकर एंड डेवलप लंग कैंसर। पेशेंट ए आपके पास स्मोकर था और उसको जी लंग कैंसर हो गया। दूसरी ऑब्जर्वेशन, मैं किसी दूसरे वार्ड में गई, मेरे पास एक पेशेंट बी था, वो भी स्मोकर था और उसको भी लंग कैंसर हो गया, ठीक है। मेरे पास एक वार्ड में एक पेशेंट था, उसको मैंने उसकी हिस्ट्री ली, मैंने देखा वो स्मोकर था और उसको लंग कैंसर डेवलप हो गया। मैं दूसरे वार्ड में गई, दूसरे वार्ड में मेरे पास पेशेंट बी था, ठीक है, वो भी स्मोकर था और उसको भी लंग कैंसर हो गया, ठीक है। अब मेरी तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि मेरे पास पेशेंट सी लॉन्ग टर्म स्मोकर था, कई सालों से स्मोकिंग कर रहा था और उसको हमने रिसेंटली जो है वो डायग्नोज किया लंग कैंसर। तो मेरे पास कंटिन्यूसली तीन पेशेंट आए हैं, पेशेंट ए, पेशेंट बी और पेशेंट सी, तीनों स्मोकर थे और तीनों को लंग कैंसर हो गया। तो मैं इन तीनों ऑब्जर्वेशंस की बेस पे या इन तीन डेटा की बेस पे मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लूंगी कि स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। मैंने कहा कि हमारे पास पेशेंट ए, पेशेंट बी और पेशेंट सी, तीनों को जो है वो हमारे पास तीनों जो है वो स्मोकर थे, ठीक है, और तीनों को लंग कैंसर हो गया। तो इससे मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ कि स्मोकिंग और लंग कैंसर की कोई ना कोई एसोसिएशन है। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनको ज्यादा रिस्क है लंग कैंसर होने का, ठीक है। तो मैं एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से एक जनरल स्टेटमेंट की तरफ गई। अब मेरे पास नेक्स्ट है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो आपको हेल्प करती है हाइपोथेसिस बनाने में और आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स को, ठीक है। ये ऊपर भी एक पैटर्न था ना कि स्मोकिंग और लंग कैंसर, ये एक पैटर्न है, जहां जहां स्मोकिंग है वहां वहां लंग कैंसर है, ये एक पैटर्न है, ठीक है। इसी तरह जहां जहां गंदा पानी है वहां वहां डायरिया है, जहां जहां जो है वो आपके पास जो है वो पुअर हाइजीन है वहां वहां आपके पास टाइफाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है कि ये चीज है तो उसके साथ ये चीज हो रही है। तो इंडक्टिव रीजनिंग आपको हेल्प करता है कि आप कोई हाइपोथेसिस फॉर्म कर सको, ठीक है, और आप आइडेंटिफाई कर सको पैटर्न्स को जो आपकी सोसाइटी में आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे कंक्लूजन्स मे बी स्ट्रेंथेंड विद मोर डेटा बट आर नेवर एब्सोल्युटली सर्टेन, ठीक है। ऊपर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक में भी बात की थी कि आपके पास जो इंडक्टिव रीजनिंग से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ना, वो आपके पास सर्टेन नहीं होती, बस प्रोबेबिलिस्टिक होती है, यानी ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं भी हो सकता। तो नीचे इस बात को फर्दर एक्सप्लेन किया, उसने कहा कंक्लूजन में बी स्ट्रेंथेंड विद मोर डेटा, यानी जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया ना, अगर उसके बारे में आपका मजीद डेटा आता है तो आपकी कंक्लूजन और स्ट्रेंथन होगी, उसका एविडेंस आता आएगा, बट वो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली ट्रू हो, ठीक है। यानी ऊपर वाली एग्जांपल को ही हम लेके इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने देखा पेशेंट ए स्मोकर था, उसको भी कैंसर हो गया, पेशेंट बी स्मोकर था, उसको भी कैंसर हो गया, और पेशेंट सी स्मोकर था, उसको भी कैंसर हो गया। अगर मेरे पास इसी तरह की 10-12 और ऑब्जर्वेशन आते हैं जहां पे सब स्मोकर थे, सबको लंग कैंसर हो गया, तो मेरी बात ज्यादा वैलिड हो जाएगी, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मेरे वार्ड में जितने भी पेशेंट है सबके साथ यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप मेरी बात पे ज्यादा यकीन करो कि देखो इसके पास एविडेंस ज्यादा है, प्रूफ ज्यादा है, जिस बात का प्रूफ ज्यादा हो हम उस पर ज्यादा यकीन करते हैं ना। तो अब वो कह रहे हैं कि कंक्लूजन स्ट्रेंथेंड हो जाएंगी अगर आपके पास ज्यादा डेटा हो, ठीक है, बट नेवर एब्सोल्युटली सर्टेन। यानी आपके पास अगर मजीद डेटा होगा तो आपकी कंक्लूजन पे ज्यादा हम यकीन करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% ट्रू हो, 100% सर्टेन नहीं है वो। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपने तीन पेशेंट देखे ए बी सी, तीनों स्मोकर थे, तीनों को लंग कैंसर हो गया। मैं किसी और वार्ड में गई हूँ, वहां पे था पेशेंट डी, वो स्मोकर था लेकिन उसको लंग कैंसर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा ज्यादा डेटा होगा तो हमारी बात पे ज्यादा यकीन किया जाएगा, लेकिन 100% ट्रू नहीं होगी। यानी पेशेंट डी था स्मोकर, तो वो भी था लेकिन उसको लंग कैंसर नहीं हुआ, उसमें फर्दर एसोसिएटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कंक्लूजन स्ट्रेंथेंड होती है बट एब्सोल्युटली सर्टेन नहीं होती।
लास्ट पे हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट है मेडिकल ट्रायल्स एंड कोहोर्ट स्टडीज ऑफन यूज दिस फॉर्म ऑफ रीजनिंग। हमारे जो मेडिकल ट्रायल्स हैं और हमारी कोहोर्ट स्टडी है वो इस टाइप की रीजनिंग को यूज करते हैं। मेडिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? मेडिकल ट्रायल्स होते हैं कि हम कोई भी एक पेशेंट का केस ले लेते हैं, ठीक है, और उसको फर्दर फॉलो ऑन करते हैं, हम उसको मेडिसिन देते हैं, उसको ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं और उन ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट उस पेशेंट पे देखते हैं। तो मेडिकल ट्रायल्स क्या होते हैं कि जिसमें हम कोई मेडिसिन दे के, कोई ड्रग दे के या कोई भी इंटरवेंशन करके उस पेशेंट पे आउटकम को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है कोहोर्ट स्टडीज। कोहोर्ट स्टडीज में हम मल्टीपल नंबर ऑफ पेशेंट्स लेते हैं और उनको फॉर ईयर्स ऑफ लाइफ फॉलो करते हैं, यानी 10 साल, 12 साल फर्दर ऑन हम उन पेशेंट को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इस पार्टिकुलर कोर्स से उनको कौन सा डिजीज डेवलप हुआ, ठीक है। तो कोहोर्ट स्टडीज बहुत लंबी स्टडीज होती हैं, सालन में लग जाते हैं। उनमें कुछ पेशेंट्स जो है वो डेथ हो जाती है, कुछ का फॉलोअप लॉस हो जाता है, ठीक है। और ये काफी एक्सपेंसिव भी होती है स्टडी के इतने सालों तक एक पेशेंट को फॉलो करना। तो हम मेडिकल ट्रायल और कोहोर्ट स्टडीज में ओपनली इंडक्टिव रीजनिंग को जो है वो यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो हम फर्दर कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एबडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, इट मीन्स आप सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास है एबडक्टिव। हमारे पास तीसरी और लास्ट टाइप ऑफ रीजनिंग है एबडक्टिव रीजनिंग। एबडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट विद एन इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड प्रोसीड टू द लाइकलीस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। अब एबडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास डेटा बहुत कम और इनकम्प्लीट है, ठीक है। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कोई कंक्लूजन, कोई रिजल्ट या कोई आंसर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम एबडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करते हैं। इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम जो है वो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन या पॉसिबल आंसर की तरफ जाते हैं कि ये बात है तो इसका पॉसिबली ये जो है वो रिजल्ट या पॉसिबली ये कंक्लूजन हो सकती है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इन्फेरेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यानी हमारा पॉसिबल या लाइकली आंसर इस केस में या इतने डेटा के साथ यही हो सकता था, इसको बेसिकली कहते हैं एबडक्टिव रीजनिंग। करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला करेक्टरिस्टिक है बेस्ट गेस। हमारे पास जो इनकम्प्लीट डेटा था, यानी सारा डेटा नहीं था हमारे पास, बट जो इनकम्प्लीट डेटा था उसकी बेस में हमें लगा कि यही बेस्ट आंसर हो सकता है। Involves selecting most plausible explanation from a set of incomplete and uncertain data, ठीक है। हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है, हमें पेशेंट की सारी लैब वैल्यूज का नहीं पता, बट लाइकली हमें लगा कि ये हो सकता है पेशेंट को, तो उसकी बेस पे हमने उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ये मोस्टली हमारे पास तब होता है जब पेशेंट बहुत इमरजेंसी कंडीशन में हमारे पास आए, हमारे पास पेशेंट की लैब वैल्यूज नहीं है, हमारे पास पेशेंट का सारा डेटा नहीं है, बट लाइकली जो चीज हमें उस टाइम पे लगती है हम उसी चीज का इलाज उस पेशेंट के लिए शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक पेशेंट आ रहा है बिल्कुल जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में, ठीक है। आपने उसको उसके पॉसिबल साइंस ऑब्जर्व किए, आपने उसकी लैब वैल्यूज, उसके ब्लड सैंपल्स फौरन जो है वो लैब में भेज दिए, बट फिर भी उनको आने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक हम उस पेशेंट का जो पॉसिबली हमें लगता है कि इस पेशेंट को ये है, उसका फौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं ताकि पेशेंट की लाइफ सेव की जाए, ठीक है। तो आपके पास करंट इनकम्प्लीट डेटा की बेस पे जो बेस्ट गैस आपको लगता है कि ये पेशेंट को हो सकता है, उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन्स फिनोमिना। Focuses on finding most reasonable explanation and not necessarily a certain one, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो डेटा उसकी बेस पे जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन लग रही है वो आपने करनी है। ऐसा ना हो कि हवाओं में तीर चलाए कि आपके पास डेटा भी इनकम्प्लीट है और आप जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो उसका कोई लॉजिकल सीक्वेंस ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो आपने
कोशिश ये करनी है कि आपके जो भी सिम्टम्स या जो भी इनकम्प्लीट डेटा है एटलीस्ट वो तो आपके एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करे, ठीक है। उसके बाद है आपका डायग्नोस्टिक थिंकिंग। डायग्नोस्टिक थिंकिंग का मतलब ये होता है कि हमको डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन इन सिचुएशन विद अनसर्टेनिटी पार्टिकुलरली इन मेडिकल डायग्नोसिस, यानी हमारे पास कोई ऐसी रेयर बीमारी आ गई है, ठीक है, आपके पास हॉस्पिटल में कोई ऐसा रेयर डिजीज आ गया है, तो आपको कोई भी उसका पॉसिबल मेडिकल डायग्नोसिस नहीं मिल रहा, तो आप नियर वन डायग्नोसिस की तरफ जाते हो कि ये डायग्नोसिस नहीं तो ये डायग्नोसिस हो सकता है, ठीक है। आप नीचे एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। पेशेंट वाई हैज फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मेरे पास एक पेशेंट है वाई। वाई पेशेंट कोई भी नाम का हो सकता है, कोई भी, एनीवन, आमना, तहरीम, जीनत, व्हाटएवर, ठीक है। तो अब हाइपोथेसिस वन है हमारे पास, पेशेंट को क्या था, फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हाइपोथेसिस वन मैंने बनाई कि पेशेंट को कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है। हाइपोथेसिस टू मैंने बनाई कि नमूनिया भी हो सकता है, क्योंकि नमूनिया में भी सेम यही सिम्टम्स है, फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और हाइपोथेसिस थ्री में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन में भी यही होता है कि पर्सन को फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, पर्सन को सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन रिएक्शन में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरे पास अब ये तीनों जो है वो स्टेटमेंट है, मेरे पास कोई लैब वैल्यू नहीं है, ठीक है। कोविड-19 के लिए भी आपके पास कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, नमूनिया के लिए भी आप पेशेंट का जो है वो स्पूटम सैंपल भिजवाते हो, ठीक है। और एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी आपका टेस्ट होता है, आईजीजी, आप उस पेशेंट की जो है वो चेक करते हो। तो अब मेरे पास कोई भी पेशेंट की लैब वैल्यू नहीं है, ना सीबीसी है, कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे पास। मैंने बस जर्नली ये सोचा कि उसको कोविड-19 भी हो सकता है, इसको नमूनिया भी हो सकता है और इसको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि पेशेंट को इन तीनों में से कौन सा है। मैं देखी हूँ, ये लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है, और अभी कोविड-19 ज्यादा फैला हुआ है, तो मैं लाइकली मोस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मेरी यही होगी कि इस पर्सन को कोविड-19 है, ठीक है। या फिर और हिस्ट्री अगर मैं उस पेशेंट की लेती हूँ और उसकी फैमिली में किसी दूसरे बंदे को भी कोविड-19 है, तो मैं फौरन ये कंक्लूजन ड्रॉ करूंगी कि हमारे पेशेंट को भी कोविड-19 है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन करंट प्रिवेलेंस एंड सिम्टम्स हमारे पास बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही बनती है कि उस पेशेंट को कोविड-19 है। अब इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, एब्डक्टिव रीजनिंग इज स्पेशली यूजफुल इन इमरजेंसी सिचुएशन। ऊपर मैंने आप लोग को समझाते समझाते ये बात खुद ही कर दी थी कि आपके पास जो एब्डक्टिव रीजनिंग है वो इमरजेंसी सिचुएशन में यूजफुल होती है, जब आपको फौरन फौरन डिसीजन करना जरूरी होता है। आपके पास चाहे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है बट फिर भी आप का बेसिक मकसद ये होता है कि अभी पेशेंट की जान बचाई जाए, ठीक है। तो उस केस में आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन में हम एब्डक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज ऑफन यूज टू फॉर्मुलेट इनिशियल हाइपोथेसिस एंड प्रोविजनल डायग्नोसिस विच आर देन टेस्टेड विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब आप में से अगर किसी ने जो है वो हॉस्पिटल में ड्यूटी की हो तो आप लोग देखते होंगे कि आपके पास पेशेंट वार्ड में एडमिट है, उनको एंटीबायोटिक्स भी जा रही होती है, उनको मल्टीपल मेडिसिन भी जा रही होती है, बट उनकी फाइल्स पे कोई डायग्नोसिस नहीं लिखा होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी डॉक्टर को खुद कंफर्म नहीं होता कि इस पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, उसकी लैब वैल्यूज जा रही होती हैं, उसके टेस्ट कैरी ऑन हो रहा होता है, कभी उसका एक्सरे हो रहा होता है, कभी सीटी, कभी एमआरआई, और फिर फाइनल पे जाके उसका जो भी इश्यू है वो डायग्नोज होता है, ठीक है। तो हमारे पास पेशेंट वार्ड में एडमिट होता है, हम उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं, मोस्ट लाइकली ट्रीटमेंट हम उसका स्टार्ट कर देते हैं, बट हमारे पास कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं होता। इनिशियल डायग्नोसिस एक बना के कि शायद पेशेंट को ये हो, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो वो इनिशियल डायग्नोसिस हम बेस्ड ऑन एब्डक्टिव रीजनिंग बनाते हैं, ठीक है, कि पॉसिबली पेशेंट का ये डायग्नोसिस हो सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इट इज हॉलमार्क ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस वेयर फिजिशियन मस्ट ओपन रीजन विद अनसर्टेनिटी, ठीक है। यानी कोई बात कंफर्म नहीं है, अनसर्टेनिटी के साथ हमने पेशेंट का एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने के पेशेंट को मोस्ट लाइकली यही इशू हो सकता है। अब ऊपर हमने जो सारी अप्रोचेस देखे हैं ना, नीचे हमने आ, इनका कंपैरिजन करना है कि कौन सी जो है वो कैसे, और इनमें जो है वो डिफरेंसेस क्या है। पहली आपके पास रीजनिंग की टाइप है डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरी है इंडक्टिव और तीसरी है एब्डक्टिव रीजनिंग। जो इनका पैटर्न या इनका जो फ्लो है वो क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है, इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाती है, और एब्डक्टिव रीजनिंग आपका ऑब्जर्वेशन की बेस पे करंट बेस्ट एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की बेस पे करंट बेस्ट एक्सप्लेनेशन।
सर्टिनिटी की बात करते हैं। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है ना, उसमें जो कंक्लूजन है वो ट्रू और सर्टेन होती हैं, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में आपका जो स्टेटमेंट होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक होती हैं, कंफर्म नहीं है कि वो सर्टेन हो या ना हो। उसके बाद हमारे पास एब्डक्टिव रीजनिंग है, जिसमें हमारे पास लाइकलीस्ट एक्सप्लेनेशन होती है, जिसकी गारंटी कोई नहीं होती। मेडिकल यूज की बात करें तो हमारे पास जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो हम जर्नल गाइडलाइंस में, प्रोटोकॉल्स में जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग को हम मेडिकल रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल में और रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। और एब्डक्टिव रीजनिंग को हम यूज करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में और डेटा में, तब जब आपका डेटा इनकम्प्लीट हो। स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई इशू है तो मुझसे पूछ लें। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रीजनिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। आपका कंटेंट में क्वेश्चन था कि डिडक्टिव, इंडक्टिव और एब्डक्टिव अप्रोचेज ऑफ रीजनिंग को आपने बताना है, उनके करेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी एग्जांपल्स क्या है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये आपको सब पता होने चाहिए। करेक्टरिस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो आप लोग को आती है, बट करेक्टरिस्टिक आप लोग को लिखने में मसला होता है कि कौन सी प्रोबेबिलिस्टिक है, कौन सी लाइकली है, कौन सी जो है वो सर्टेन है। तो ये आप लोग को लाजमी पता होना चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, वरना आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है।